नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीजीपीएससी अकेडमी आपके लिए टारगेट कोर्स लेकर आया है। ठीक है, और इस कोर्स में आपको कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग के विषय से संबंधित आपको वीडियो प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल निःशुल्क होगा और आप इससे अपने करीब करीब 65 से 95 अंकों के प्रश्नों का तैयारी कर सकेंगे, जो लगभग 150 का क्वेश्चन आना है उसमें से है ये। ठीक है, यह टारगेट कोर्स आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर, छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर, श्रम निरीक्षक जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन हमने जो पहले का क्लास किया हुआ उसी से संबंधित होगा। आपको बता दें कि अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसमें प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अवास्तविक संख्या इत्यादि टॉपिक को हमने कवर कर चुका है। यह मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना चुका है। यदि आप उन 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन सभी वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ कीजिए। इससे आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 3/7 का, 1/4 का, 2/5 यदि 15 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, किसी संख्या, मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, ठीक है, और जब हम मान लिए कि वह संख्या x है, अब इस x का क्या बोल रहा है, 3/7, ठीक है, संख्या का है ना, किसी संख्या का 3/7 मतलब इस x का 3/7 का मतलब, देखिए, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा। यहां हमने बोर्ड मार्क्स पढ़ा है। तो ये जो b है, b का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना, यहां मैं और अच्छे से लिख देता हूं। देखिए, बोर्ड मास, ठीक है, b का मतलब है ब्रैकेट। ये इस तरह का जो कोष्टक होता है 3 तरह का होता है, छोटा कोष्टक, कर्ली कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का है डिवीजन, ठीक है, एम का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन और एस से मतलब सब्ट्रैक्ट। तो ये ऑफ जो है इसी को हिंदी में का बोला जाता है और इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी संख्या का मतलब होता है गुणा। तो मैंने वो संख्या x माना है, उस संख्या x का क्या बोल रहा है, 3/7 का मतलब फिर से है ना गुणा हो गया, और इसका 1/4, फिर इस संख्या का 2/5 यदि क्या बोल रहा है 15 है, तो संख्या हमें ज्ञात करना है, हमें x का मान को ज्ञात करना है। तो देखिए, इस तरह से आपको समीकरण बनाना है। देखिए, किसी संख्या का 3/7, किसी संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 बराबर 15 है ना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बस अब यहाँ से हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इससे कैंसिल करा देता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, इस 10 को इसके साथ कैंसिल करा देता हूँ, 5 आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बराबर की तरफ है तो अंश को अंश से कटाएंगे और हर को हर से कटाएंगे, और यदि एक ही पक्ष में है, यदि बाह्य पक्ष या दाह्य पक्ष में है, एक ही पक्ष में है, तो अंश हर आपस में कटेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो यहाँ पास अब क्या बच गया, तो सबको पक्षांतर कर देता हूँ मैं दाएं पक्ष में। तो ये 5 पहले से है, ये देखिए, ठीक है। अब ये 7 जो कि हर में है,
पक्षांतर होके अंश में जाएगा, ये 2 भी पक्षांतर होके अंश में जाएगा और ये 5 भी पक्षांतर होके अंश में जाएगा। और यहाँ पे अंश में तो कुछ भी नहीं है, तो इसको अब हल करते हैं। देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, मतलब 300, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 ऐसा कर देते हैं, यानी कि 350। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 350, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल, माना पहला संख्या, ठीक है, यहाँ पे हमने पहला संख्या मान लेते हैं x और इसी प्रकार दूसरा संख्या हम मान लेते हैं y को। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है प्रश्न, तो यहाँ पे जो प्रश्नानुसार है, ठीक है, प्रश्नानुसार हम क्या देख रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। मतलब दो संख्या, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो इसका जो योगफल कितना बोला 11 और इसका इस संख्या का गुणनफल कितना बोल रहा है 18। ठीक है, ये दे दिया गया है। तो इन संख्याओं के, है ना, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा बोल रहा है। तो संख्या का व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, अब इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम x और y को ज्ञात कर लेते हैं। जब तक हम x और y को नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक इसका व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, यहां से मैं मान लेता हूं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से मैं क्या लेता हूं, x का मान निकाल लेता हूं। x बराबर मैं 18/y लिख सकता हूं। इस y पे मैंने क्या किया, इधर पक्षांतर कर दिया, तो हमें x का मान निकल गया। अब इस x के मान को, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1 में रख दूं तो ये हो जाएगा 18/y। ठीक है, देखिए समीकरण 1 क्या है, ये है हमारा समीकरण 1। ठीक है, तो मैंने x के जगह क्या रखा 18/y, जो मैंने समीकरण 2 से निकाला। अब इसे मैं कहाँ रख दूंगा, है ना, समीकरण 1 में रख दिया। अब x का मान रख दिया, फिर प्लस y, तो y तो y ही है, बराबर 11। इस तरह से मैंने x के जगह पे क्या रखा, x का मान को रख दिया, जो कि है 18/y। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए ये आपस में क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और इसके बटे में 1 है मान लेते हैं, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 प्लस y² बटा क्या हो जाएगा, y² बराबर 11। तो अब इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस y² बराबर 11y। अब इस y को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो जब इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, जमा के लिखता हूं मैं, y² माइनस 11y प्लस 18 बराबर 0। देखिए इधर से ये पूरे पक्ष को, पद को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, है ना, 11y को पक्षांतर किया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 18 अपने आप में है, अपनी जगह पे है, प्लस में है, और जब भी इसको पक्षांतर किया तो ऋणात्मक चिन्ह को ले लेगा। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं, तो देखिए ये क्या बन रहा है, एक वर्ग समीकरण बन रहा है। ठीक है, वर्ग समीकरण को हल करते हैं, तो इसको जब हम हल करते हैं तो देखिए इसके सामने क्या है, 1 है और ये 18, 18 का 18 होता है। अब इसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे, है ना, कि जिसको गुणा करे तो 18 आए और जोड़े या तो घटाए तो 11 आना चाहिए। तो मैं 18 को 9 दूनी 18 होता है, तो मैं इस 11 को क्या लिख सकता हूँ, -9 -2। देखो -9 -2 को जोड़ता हूँ तो क्या बनता है, 11 बनता है, और गुणा करता हूँ तो 18 बनता है। तो इसे इस रूप में दो भागों में तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 18 बराबर 0। ठीक ना। अब देखिए इस तरह से उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो जब इसको उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ पे y भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 9 माइनस, अब देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पे उभयनिष्ठ 2 भी है और यहाँ पे उभयनिष्ठ भी 2 है, मतलब 2 9 18 होता है, तो यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं। तो जब मैं 2 को निकालूंगा तो y माइनस, देखिए माइनस चिन्ह को निकाला हूँ इसलिए ये बदल जाएगा चिन्ह, है ना, ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस से देखिए प्लस हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे y माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए इसको अब वापस गुणा करते हैं तो वही मिलेगा 2y।
ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दो भाग बांटा। अब दोनों में क्या देख रहा हूं मैं, y माइनस 9, y माइनस 9 कॉमन है, तो y माइनस 9 को यहाँ से कॉमन बाहर निकाल दिया, ठीक। तो बचेगा क्या, आप बताइए, y माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से y का, है ना, इसे हम इस समीकरण को दो गुणनखंडों में विभाजित कर दिए हैं। तो दो गुणनखंडों में विभाजित किए हैं, तो दोनों का हम बारी बारी से लेंगे। तो y बराबर, है ना, y बराबर, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर मैं क्या रख रहा हूं, यहाँ पे देखिए, इसको मैं हल करता हूं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको समझिएगा कि, देखिए नया लेता हूं पेज, y माइनस 9 और y माइनस 2 है ना। देखिए यहाँ पे y माइनस 9 और यहाँ पे क्या है, y माइनस 2 बराबर 0 है। मैं एक तरफ क्या लेता हूँ, अभी इसका इसके साथ तुलना करूंगा, 0 के साथ तुलना करूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 9 बराबर 0, और एक तरफ इसका इसके साथ तुलना करूंगा, है ना, इस वाले गुणनखंड का, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो y का 2 मान प्राप्त हो रहा है, या तो 9 मान सकते हैं या तो 2 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए y का मान जब हमें क्या मिला, 2 मिला, तो अब हमें समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 11, ठीक है। समीकरण 1 क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 11, ठीक है। तो देखिए हमें y का 2 मान मिला, एक तो 2 मिला है और एक 9 मिला। समीकरण क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 11। तो अब देखिए मैं यहाँ पे y बराबर 2 रखता हूं, तो हमारा x का मान क्या मिलेगा, ठीक है। तो x का मान हमें मिलेगा, ठीक है, ये रखने पर, ठीक। तो x का मान हमें मिलेगा 11 माइनस 2, तो x का मान हमें मिल जाएगा 9। तो हम क्या रखते हैं, मानते हैं जब x y बराबर 2 रख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, x का मान 9 मिल जा रहा है, ठीक है। यदि हम y बराबर 9 रखते हैं, ठीक है, तो y बराबर जब 9 रखते हैं, तो देखिए क्या होता है, x प्लस 9 बराबर 11, तो x का मान सीधा सीधी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर 2 है तो y बराबर 9, ठीक है। तो मान लेते हैं x का मान 2 है और y का मान 9 है। अब इसको क्या बोला है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करने को बोला है। तो देखिए व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1 बटा x, ठीक है, प्लस 1 बटा y, है ना, 1 बटा x प्लस 1 बटा y। तो 1 बटा x का मान क्या हो जाएगा, 2, 1 बटा 2, और x बटा y का मान हो जाएगा 1 बटा 9। अब इसी को हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 9, क्रिया गुणा कर दे रहा हूँ, 9 एकम 9, 2 एकम 2, और इधर हो जाएगा 9 दूनी 18। तो इसको हल करते हैं, 11 बटा 18। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है यहाँ पे, 11 बटा 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी विद्यार्थी को, ठीक है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या 5 से गुणा करने पर कहा गया, लेकिन गलती से उसने संख्या को 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वो जो संख्या है जिससे गुणा करना है ना, वह x है, ठीक है। वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। तो बोल रहा है कि इस संख्या को प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार इस संख्या को किससे गुणा कर दे रहा, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दे रहा। मान लेते संख्या को 21 से गुणा कर दे रहा, तो क्या बोल रहा है, उसका सही उत्तर से 63 अधिक था। तो सही उत्तर मान लेते हैं y है, तो इससे कितना अधिक हो जाएगा, इससे 63 अधिक हो जाएगा। इसे एक समीकरण मान लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो सही गुणा किया होता 12 से, तो उसे क्या प्राप्त होता, y प्राप्त होता कि नहीं, क्योंकि y जो है सही मान है यहाँ पे, है कि नहीं। y क्या है, y जो है यहाँ पे सही मान है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से मैं क्या करता हूँ, फिर से x का मान निकालता हूँ।
समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा तो y बटा 12 होगा, और इस x के मान को हम कहाँ रख देते हैं, इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x का मान कितना, y बटा 12, ये हो जाएगा y बटा 12। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया, और यहाँ पे क्या है, इंटू में 21 है, बराबर y प्लस 63। ये इधर हल कर देता हूं मैं। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो 12 है इसको मैं क्या कर दूं, इधर पक्षांतर कर देता हूं। ठीक है, पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 21y बराबर, ठीक है, 12y प्लस 63 गुणित 12। तो 21y, इन सबको, इसको भी इधर ले जाता हूँ, 21y माइनस 12y। ठीक है, इसको गुणा कर देता हूँ, 12 बातें 36 है ना, 36 का 6 हासिल आई 3, 12 5 7 12 6 72, 73 74 और 1 75, यानी कि 756। 63 को 12 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब 21 में हम 12 को घटाएंगे, तो 21 में जब 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ हो गया 756। अब y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 756 बटा 9 हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9 5 9 ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 9 8 72 हो जाता है ना, 3 बचा, और 9 चौक 36, तो y का मान कितना आ जाएगा, 84। तो हमें y का मान क्या मिल रहा है, 84। तो जब y का मान मिल रहा है तो x का मान भी निकाल लेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या बोल रहा है कि x इंटू 21, ठीक है, x इंटू 21 इक्वल टू y का मान रख देता हूँ मैं यहाँ पे 84 प्लस 63। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 6 6 12 है ना, 6 6 12 और 2 14। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा 147 बटा 21। तो x का मान है, देखिए अब इसको कटा देता हूँ, 21 को जब हम इससे कटाएंगे तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, 7 बार में जाएगा। तो देखिए पूछ क्या रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमें x ज्ञात करना था, तो हमें x का मान कितना मिल रहा है, 7। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसका रिपीट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक संख्या है, उसको 12 से गुणा करना था, लेकिन उसने 12 से गुणा करने के बजाय 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, 12 से गुणा करने के बजाय 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका जो सही उत्तर है 63, इसका जो सही उत्तर, जो उसका उत्तर आता है वो सही उत्तर से 63 अधिक होता है। तो मैंने उसी को समीकरण के रूप में लिख दिया कि x से गुणा करना है किसे, 21 को, तो जो सही उत्तर आना था उससे 63 अधिक आ जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या था, उसे 12 से गुणा करना था, तो क्या मिलता, उसे y मिलता। बस इस तरह से मैंने यहाँ पे समीकरण बनाया, और यहाँ से समीकरण 2 से x का मान निकाला, और इस x का मान को समीकरण 1 में पुट कर दिया, रख दिया। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से हल कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या के 1/5, ठीक है, मान लेते हैं वह संख्या, ठीक है, मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। तो संख्या x का क्या बोलता है, तो संख्या x का 1/5 की 2/3 की 3/4 कितना है, 24 है। देखिए बहुत सरल है, संख्या है x, संख्या का 1/5 की 2/3 की 3/4 कितना है, 24 है। संख्या ज्ञात करना है। अब इसको फिर से हल कर देते हैं। देखिए 3 दूनी 6 होता है, और 6 चौक 24 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब ये x बराबर हो जाएगा 4, इस सबको पक्षांतर कर देता हूँ मैं, 5 गुणित 3 गुणित 4 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20 और 4 3 12, तो 20 गुणित कितना हो जाएगा, 12। 12 को 20 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 240। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 240, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, तो इस संख्या का क्या बोल रहा है, 1/3 का 1/4 का 2/3, ठीक है, कितना है, 6 है। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा x बराबर, इन सबको, इसको मैं पहले कटा देता हूँ, 2 1 कम 2 और 2 3 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 3 पहले से था, इन सबको पक्षांतर कर दो
तो 3 गुणित 4 गुणित 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 3 9 9 27, 27 गुणित 4, तो 27 को मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 27 चौक हो जाता है 108। तो इस तरह से x का मान क्या हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी 108। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लगातार सम संख्या का औसत 24 है, तो सबसे छोटी सम संख्या बताएं। तो 3 लगातार सम संख्या का औसत, तो देखिए पिछले क्लास में भी हमने देखा इस तरह का क्वेश्चन। तो सम संख्या मान लेते हैं, पहला सम संख्या x है, दूसरा सम संख्या x प्लस 2 है, ठीक है, तीसरा सम संख्या x प्लस 4 है। तो ये 3 सम संख्या हो गया, लगातार सम संख्या। इसका औसत बोल रहा, देखिए औसत क्या होता है, कुल, देखिए पहले तो औसत का सूत्र मैं बता देता हूँ। औसत बराबर होता है ना, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्याओं का योग, ये कुल संख्या का योग हो जाएगा बटा कुल संख्या, कितनी संख्या है, तो 3 है ना, 3 संख्या है बटा 3 हो गया। अब इसका औसत कितना है, 24 है। बस इतना ही होगा। अब इसको हल कर देते हैं, कितना x है, ऊपर 3x है तो 3x हो जाएगा, और ये 4 और 2 6 हो जाएगा। 3 को इधर 95 कर दूंगा तो 24 गुणित 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 24 तिया कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, ठीक है, 72 हो जाएगा, 24 तिया 72। तो 3x, अब ये 72 में क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे तो x बराबर, अब देखिए क्या हो जाता है, 72 6 को घटाते हैं, ठीक। तो 72 में जब 6 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 72 में 6 को घटाएंगे तो 66 प्राप्त होगा, और ये 3 को भाग में ले जाऊंगा तो कितना होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान 22 हो गया, तो बोल रहा तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, x ही है। तो x हमारा सबसे छोटी संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये प्रथम प्राकृतिक संख्या हो गया जो कि सम संख्या में है, ये दूसरा सम संख्या हो गया, ये तीसरा सम संख्या। अगर मान लेते हैं x 24 होगा, ठीक है, तो अच्छा x तो 22 निकल गया है कि नहीं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए x 22 है, फिर अगला 24 होगा, फिर अगला क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 से भाग देता हूं तो क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 6 4 10 और 10 तो 2 12, 2 2 4 2 6 और 1, ये देखिए है ना, 24 तिया 72 होता है। तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमगत सम संख्याओं का योग 36 है, बताइए तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो फिर से वही क्वेश्चन, इसे आप होमवर्क में रख लीजिए, ठीक है, इसे आप होमवर्क बनाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। 1 से 69 तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो देखिए मैंने इसका भी क्वेश्चन पहले भी कराया और इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवा दिया, ठीक है। यदि आप नहीं देखें तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, इसका सूत्र भी मैंने लिखवा दिया, और बहुत सारे सूत्र भी लिखवाए जो इससे संबंधित है और जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए सभी विषम संख्याओं का योग है ना, तो क्रमगत विषम संख्या का योग का जो सूत्र होता है उसका मैं सूत्र लिखवा देता हूँ, आप इस सूत्र को से बना लीजिएगा। देखिए विषम संख्या का योग, तो इसका सूत्र होता है प्रथम n विषम संख्या, ठीक है, प्रथम n विषम संख्या का योग। तो इसका सूत्र हो जाता है n का स्क्वायर, जहां n क्या होता है, तो n क्या होता है, n का मान निकालते हैं कि कितना संख्या है वहां पे, मतलब 1 से 69 तक कुल कितनी संख्या है, ठीक है। तो 1 से 69 तक कितनी संख्या है, तो इसीलिए भी सूत्र है। तो ये होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा अंतराल, ठीक है, +1। देखिए अंतिम पद क्या हो जाएगा, 16 है, प्रथम पद हो जाएगा 1, ठीक है, बटा अंतराल। अब देखिए विषम संख्या में अंतराल कितना देखने को मिलता है, तो विषम संख्या में अंतराल जो है हमें एक एक का अंतर मिलता है, मतलब हर दूसरा संख्या विषम संख्या कहलाता है। तो अंतराल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बना लीजिएगा, ये भी आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ। चलिए इसको बनाते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां घास चर रही है, ठीक है, घास चर रही है, ठीक है। तो सिरों की संख्या 35 है, पैरों की संख्या 90 है। देखिए सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या 90 है, तो बताइए तोते व बकरियों की कुल संख्या। मान लेते हैं यहाँ पे तोता की कुल संख्या मान लेते हैं
एक्स है, मतलब एक्स कितना हो, एक्स क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा। एक्स सिर है, इसका मतलब एक्स तोता है। और दूसरा क्या बोल रहा है, बकरी। तो कुल बकरी हम मान लेते हैं वाई यहाँ पे। तो कुल बकरी का सिर कितना हो जाएगा, वाई सिर हो जाएगा। अब इसको मैं समीकरण बनाता हूँ। क्या बोल रहा है, सिरों की संख्या कितना है, बोल रहा है 35 है। तो भाई सिरों की संख्या कितना बोल दिया, तो सिरों की संख्या 35 बोल दिया, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x तोता है, y बकरी है, तो कुल बकरी और तोता कितना होगा, 35 होगा। भाई जितना बकरी होगा उतना तो सिर होगा, और जितना तोता होगा उतना सिर होगा। अब देखिए इसको समझिए, पैरों की संख्या 90 है, कुल पैरों की संख्या। अब ये एक्स तोता को प्रेजेंट कर रहा है, तो एक तोता के पास कितना पैर होगा, 2। और उसी तरह बकरी के पास कितना पैर होगा, 4। तो ये एक बकरी का 4 पैर, तो वाई बकरी का है ना 4 गुणित वाई पैर होगा। तो एक तोता का 2 पैर, तो 2 तोता का कितना हो जाएगा, तो एक्स गुणित 2। तो टोटल कितना है यहाँ पे, 90 है। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या करता हूं मैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 से घटाने पर। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2y, और 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70। समीकरण 2 क्या है, 2x है, और ये 4y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90। घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो देखिए 2x कैंसिल हो जाएगा आपस में, और ये 4y में 2y को घटा दूंगा तो ये हो जाएगा -2y, और ये हो जाएगा 90 में 70 घटाऊंगा माइनस चिन्ह लगेगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से हमें y का मान कितना मिल रहा है, तो y का मान हमको 10 मिल रहा है, यानी कि y क्या है, बकरी। तो कुल बकरी कितना है, तो कुल बकरी हो गया 10। अब हम देखते हैं तोता कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, y का मान को समीकरण 1 में रख देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 35 माइनस 10। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 25। तो तोता कितना हमको मिल रहा है, तो तोता हमको मिल रहा है 25। तो कुल कितना हुआ, तो 25 तोता हो गया और 10 बकरी हो गया, तो ये हो गया 35। यही हमारा उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, फिर से बता दे रहा हूं मैं। एक्स तोता है, वाई बकरी है, तो जितना तोता होगा, जितनी बकरी होगी उतनी तो सिरों की संख्या होगी, तो कुल संख्या 35 हो गया। अब तोता के पास 2 पैर होता है, तो एक्स तोता का एक्स 2 पैर होगा, और वाई बकरी का एक्स गुणित 4 पैर होगा। अब सब पैर को जोड़े के कितना आ जाएगा, 90। बस कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे 2 चर वाला रैखिक समीकरण का सिद्धांत का उपयोग किया। उसका एक सिद्धांत है, हल करने के लिए मैंने विस्थापन विलोपन विधि का उपयोग किया है। कौन सा विधि है, विलोपन विधि है। ठीक है, तो विलोपन विधि से मैंने इस प्रश्न को हल किया है। ठीक है, अगर आपको विलोपन विधि नहीं आता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए, मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो विलोपन विधि का बता दूंगा। या एक चर और रैखिक समीकरण का जितने भी विधि है, कुल 3 विधि है। वैसे तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि काम का होता है, वही आपको जानना भी चाहिए। अगर आपको पता नहीं तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय है, इनके पैरों की कुल संख्या 140 और इनके मस्तिष्क की कुल संख्या 48 है। बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। मुर्गी की संख्या, फिर से वही बात है, मान लेते हैं मुर्गी को हम लोग मुर्गी को x मान लेते हैं और गाय को y मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, मुर्गी पैरों की कुल संख्या बोल दिया, तो कुल पैर मुर्गी के पास कितना पैर होगा, 2 पैर होगा, और गाय के पास 4 पैर होगा, और कुल पैर कितना हो गया, इन पैरों को जोड़ देता हूं मैं, तो ये हो जाता है 140 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है इनके मस्तिष्क की कुल संख्या, तो भाई ये x मुर्गी हो गया, y गाय हो गया, कुल मस्तिष्क कितना होगा, 48। इस तरह से आपको समीकरण बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, फिर से वही काम करता हूँ। ठीक है, विलोपन विधि से कोई एक मान को विलोपित कर देता हूँ, चाहे x हो या y हो। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करता हूँ। ठीक है, क्यों 2 का गुणा करूँ, ताकि ये भी 2 बन जाए, 2 2 से कैंसिल हो जाए। 2 का गुणा कर
समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 से जब घटा देते हैं तो देखिए समीकरण 1 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो समीकरण 1 को लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में 2 का गुणा करता हूँ मैं, तो 2x प्लस 2y, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इसको क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, तो घटाऊंगा ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। अब 96 है, 140 में हम क्या करते हैं, 96 को घटा देते हैं, ठीक। तो 196 में 140 में 96 को जब घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 घटा तो 4 आ जाएगा, और 13 में 9 घटाएंगे तब भी 4 आ जाएगा। तो y का मान हमको कितना मिल गया, 22। अब पूछ क्या रहा है ना, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, मुर्गी को x से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या करता हूँ मैं, समीकरण 2 से, ठीक है। अब इस समीकरण 2 में y का मान रखता हूँ, ठीक है। तो y का मान रख देता हूँ समीकरण 2 में, तो x प्लस 22 बराबर 48 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 48 माइनस 22। तो ये देखिए, अब इसको घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 26। यानी कि हमारे पास जो मुर्गी की कुल संख्या है वो 26। अगर बकरी का पूछता, गाय का पूछता तो क्या होता, 22 होता, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, मैंने क्या बताया, ऐसी संख्या जिसे x बाई y के रूप में दर्शाया जा सकता है, वो परिमेय संख्या। और जिसे x बाई वाई यानी कि p बाई क्यू के रूप में जिसे नहीं रखा जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या देखिए ऑप्शन ए 25। यदि हम कर्णी 25 को क्या लिख सकते हैं, 5। 5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। कर्णी 16 ऑप्शन नंबर बी, कर्णी 16 का मान होता है 4, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कर्णी 36/49, तो कर्णी 36/49 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6/7। तो कर्णी 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 प्राप्त हो। अब ये 10 है और ये 11 है, मान लेते हैं 10/11 में क्या जोड़ते हैं, मान लेते हैं 10/11 में हम p बाई क्यू को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, p बाई क्यू। देखिए ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखिए 10/11 में क्या जोड़े, तो हम जोड़ देते हैं p बटा क्यू जोड़ते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, 11/10। तो अब इसको हल कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 11/10, ये धनात्मक है, ऋणात्मक बदल जाएगा, 10/11। त्रिया गुणा करता हूँ और इसको हल करता हूँ, तो 11 11 जा 121 और 10 दहम 100 हो जाता है, और 10 11 जा 110। और इसको हल करता हूँ, इस क्या हो जाएगा, 121 में 100 को घटा दूँ तो ये आ जाएगा 21, 21/110, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 21/110। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है इसमें, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा, ठीक है। देखिए भिन्न किस रूप में रहता है, p बाई क्यू के रूप में होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, मान लेते हैं भिन्न जो है इसका जो हर है अंश से 5 अधिक है। मान लेते हैं अंश x है, तो ये क्या हो जाएगा, x से 5 अधिक होगा, है कि जो हर है अंश से है, मतलब x अगर कुछ होगा तो हर जो है x से 5 अधिक होगा, ठीक है। ये है, ये हमारा मूल भिन्न है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है प्रश्नानुसार, अंश में 7 जोड़ दी जाए तो भिन्न 8/7 हो जाता है। अब इस अंश में कितना जोड़ दिया जा रहा है, 7 जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो 7 जब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 8/7। इसको हल करते हैं, तेरह गुणा करते हैं, 7x इसको इसके साथ गुणा करते हैं, 7x प्लस 7×7 = 49, इसको इसके साथ गुणा कर देता हूँ, 8x प्लस 8×5 = 40, ठीक है। हल करता हूँ, इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो हो जाएगा 8 में 7 एक घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 49 में 40 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि x का मान हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है।
तो अब हमारा मूल भिन्न क्या हो जाएगा, तो हमारा जो मूल भिन्न है 9/9 + 5 यानी कि 9/14, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, श्रृंखला करनी 2, करनी 8, करनी 18, करनी 32 है ना, 24 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए फिर से प्रश्न को लिखता हूं मैं, करनी 2 प्लस करनी 8 प्लस करनी 18 प्लस करनी 32 प्लस डैश 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 करके हमें 24 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसको सरल करते हैं, फिर 24 पदों तक का योग ज्ञात करेंगे। मतलब यहाँ पे n का मान कितना दे दिया है, n का मान दे दिया 24। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हल करते हैं, सब में देखिए सबको हल करते हैं। मैं इसको करनी 2 लिखूंगा, करनी 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, करनी 2 गुणित करनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको भी मैं वैसे ही लिख लेता हूँ ताकि करनी 2 को कॉमन निकाल के बन जाए। तो मैं इसको लिखूंगा करनी 2, 9 दूनी 18 होता है। ठीक, अब आगे क्या है 32, 32 को मैं क्या लिखूंगा 16 दूनी 32, तो करनी 2 गुणित करनी 16 प्लस डैश 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 करके 24 पदों तक हमको योग ज्ञात करना है। सब में करनी 2 है, बाहर निकालता हूं मैं, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ करनी 4 बचेगा, यहाँ करनी 9 बचेगा, यहाँ करनी 16 बचेगा। ठीक है, अब देखिए फिर से ये 1 है, करनी 4 का मान 2 होता है, करनी 9 का मान 3 होता है, करनी 16 का मान 4 होता है। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट समझ में आ गया कि 1 2 3 4 लिखा है, मतलब कुल 24, मतलब प्रथम 24 है ना प्राकृत संख्या के योग। तो प्रथम सूत्र क्या है, प्रथम 24 प्राकृत संख्या के योग। तो प्रथम 24 प्राकृत संख्या के योग। अब इसका सूत्र होता है n + 1/2। ठीक है, अब मान रख देता हूँ n का मान 24 है, तो ये 24 हो जाएगा, और ये 24 और 1 25 हो जाएगा बटा 2। इसको इसके साथ भाग दे देता हूँ, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये अब 12 गुणित 25 हल करते हैं, 25 दूनी 50, 80 5, और 25 से कम 25, 25 और 5 30, 300। तो इसका उत्तर हो जाएगा 300। अच्छा, एक चीज और है, करनी 2 भी शामिल है इसमें, तो हम इसमें करनी 2 को भी लेकर चलेंगे। तो यहां से यहां तक का योग कितना हो गया 300। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, करनी 2 गुणित 300। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 300 और यहाँ पे करनी 2, ये भी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर में। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन नंबर 15वां है, इसको बनाते हैं। बोल रहा है निश्चित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, क्या है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए पहले तो मैं फिर से देता हूँ संख्या को 0.1 का स्क्वायर। दूसरा क्या बोल रहा है 0.0121 करनी में है, फिर 0.12, फिर क्या बोल रहा है 0.0004। चलिए इसको सरल करता हूँ, 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं 0.1 को क्या लिखूंगा, तो 0.1 ठीक है 0.01 लिखूंगा। चेक कर लेते हैं, 0.1 को 0.1 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये है ना, 1 को मैं इसके साथ गुणा करूंगा यही आएगा, और 0 को इसके साथ गुणा कर दूंगा तो यही आएगा। तो ये ऐसा है, 2 के बाद 0 है, ये देखिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। अब ये 121 ये 11 का है ना, 11 का है, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.11 है ना, करनी इसका मान हो जाएगा 0.11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया 0.12, और इसका मान ये भी किसका है 2 का मान है, मतलब 0.02 का मान है। ठीक है, 0.02 का मान है, तो मैंने इसको सरल कर दिया। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है,
तो इसका इकाई अंक को देखते हैं। इसकी इकाई में 1 है, इसके इकाई में भी 1 है, इसके इकाई में 0, तो 0 0 तो छोटा ही होगा, ये इन दोनों में कौन सबसे बड़ा होगा, तो ये, तो 0.12 यानी कि ये हमारा 0.12 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो आप इतना क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, हम आपके कमेंट पे जरूर रिप्लाई करेंगे, और या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो, या आपको और भी कोई क्वेश्चन है, चाहे वो व्यापम का प्रीवियस ईयर में आया हुआ कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप उस क्वेश्चन को भी हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल में भी भेज सकते हैं, हम उस पर सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। हमारा इस वीडियो को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है।